हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जीवों में विविधता यानी डिस्क्रिमिनेशन इन एनिमल्स। और पिछले वीडियो तक हम लोग इस चैप्टर के जितने भी थ्योरिकल टॉपिक्स था सबको कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के क्लास में हम इस चैप्टर के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराएंगे। लगभग 80-85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपको देखना है। तो ज़्यादा केवल क्वेश्चन का नंबर ही ज़्यादा 80-85 सुन के लग रहा है यार बड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, बट बहुत कम समय में इतने सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए, आप उसको वर्गीकरण विज्ञान कह सकते हैं, वर्गीकरण विज्ञान, या अगर आप चाहें तो उसको वर्गीकी भी कह सकते हैं। वर्गीकरण विज्ञान कहिए या वर्गीकी कहिए, इसको इंग्लिश में कहा जाता है टैक्सोनॉमी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा कैरोलस लीनियस। एक बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। इनको ही मतलब वर्गीकी का जनक यानी वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है। विकासवाद के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। इन्होंने ही विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी विकासवाद के संस्थापक थे चार्ल्स डार्विन। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। ये भी आपको याद रखना है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही लिखा गया था। कौन लिखे थे द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज? चार्ल्स डार्विन, 1859 ईस्वी में। लिनियस के अनुसार वर्गीकरण की कितने इकाई हैं। तो देखिए, इसका आंसर होगा 4 इकाई बनाए थे, संघ, वर्ग, वंश और जाति। ये 4 इकाई का निर्माण किए थे वर्गीकरण करने के लिए कैरोलस लीनियस ने। कहा 6 नंबर में आर हिटेकर ने जीवों के वर्गीकरण के लिए कितने जगत का निर्माण किया। तो इसका आंसर होगा 5 जगत का निर्माण किए थे। आपको हम पढ़ाए थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब इसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का रहा, पादप जगत को किस वैज्ञानिक ने क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स में वर्गीकृत किया। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आइकलर। इनके द्वारा ही पादप जगत को क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स में डिवाइड किया गया था। 8 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन क्रिप्टोगैम्स का भाग नहीं है। देखिए, क्रिप्टोगैम्स को 3 भाग में बांटा जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। यानी ये जो एंजियोस्पर्म है ये इसका भाग नहीं है, फेनरोगैम्स का भाग है। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा रहा है कि पादप जगत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा समूह कौन है। तो इसका आंसर होगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा सबसे पुराना और सबसे बड़ा समूह है। शैवाल और कवक किस समूह के उदाहरण है। इसका भी आंसर होगा थैलोफाइटा, यानी शैवाल और कवक भी थैलोफाइटा के अंतर्गत ही शामिल है। शैवाल जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं या परपोषी। तो इसका आंसर होगा स्वपोषी, क्योंकि शैवाल हरे भरे होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण ये अपने भोजन का निर्माण स्वतः कर लेते हैं, इसलिए स्वपोषी है। मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा नॉस्टॉक। एक शैवाल है जिसका नाम है नॉस्टॉक, एक शैवाल है जिसका नाम है एनाबीना और एक शैवाल है जिसका नाम है केल्प। ये याद रखना है, नॉस्टॉक, एनाबीना, केल्प, NAK। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, अंतरिक्ष यात्री अपने केबिन में कौन सा शैवाल उपजाते हैं। तो इसका आंसर होगा क्लोरेला। क्लोरेला एक शैवाल का नाम है जो अंतरिक्ष यात्री अपने केबिन में लगाते हैं। इससे जल और ऑक्सीजन की भी प्राप्ति होती है और इससे एक एंटीबायोटिक भी बनाया जाता है, क्लोरेलिन नामक। अगर 14 नंबर क्वेश्चन, अगर नामक शैवाल से कौन सा पदार्थ बनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ग्रसिलेरिया गिलिडियम। ये एक पदार्थ है ग्रसिलेरिया गिलिडियम जो अगर शैवाल से बनाया जाता है। और आपको हम बता दें कि ग्रसिलेरिया गिलिडियम का यूज जो है सूप बनाने में या चटनी बनाने में या सॉस बनाने में किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले कवक कौन है। तो इसका आंसर होगा स्मट और किट्टू। ये 2 ऐसे कवक हैं जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। 16 नंबर में कह रहा है, कौन सा कवक प्रोटीन युक्त होता है। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा मशरूम। मशरूम जो है, जिसको भोजपुरी में कुकुरमुत्ता कहा जाता है, यह प्रोटीन युक्त होता है और खाने के रूप में भी इसका यूज लोग करते हैं। 17 नंबर है, किस कवक का उपयोग शराब बनाने के लिए किण्वन की प्रक्रिया में की जाती है। तो इसका आंसर होगा ईस्ट। ईस्ट जो है कवक का नाम है, एक फंगस का नाम है जिसका प्रयोग किया जाता है किण्वन की प्रक्रिया में यानी शराब बनाने के पर्पज से।
18 नंबर है पेनिसिलियम नामक कवक से कौन सा एंटीबायोटिक बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाया जाता है। 19 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है? संवहन ऊतक किसमें नहीं पाया जाता? तो देखिए ट्रिडोफाइटा में तो होता है लेकिन विकसित अवस्था में नहीं होता है, बट होता है ना। इसमें कह रहा है किसमें नहीं पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में तो विकसित अवस्था में पाया ही जाता है, लेकिन थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा ये दोनों का आकार इतना छोटा छोटा होता है कि इसमें संवहन ऊतक की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। तो 19 का ऑप्शन ए सही है। तो इस प्रकार 19 क्वेश्चन देखे। आइए कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं। तो देखिए 20 नंबर में कह रहा है सबसे लंबा ब्रायोफाइटा का उदाहरण कौन है? तो इसका आंसर होगा डाउसोनिया। एक ब्रायोफाइटा का पौधा है जिसका नाम है डाउसोनिया। यह सबसे बड़ा लंबा ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। इसकी ऊंचाई जो होती है लगभग 30 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में होता है, और ब्रायोफाइटा का ये सबसे लंबा पौधा है। फिर कह रहे 21 नंबर में विकसित बीज रहित पौधों का समूह किसे कहा जाता है? यानी बीज रहित पौधा तो है लेकिन वो डेवलप है। तो देखिए बीज रहित पौधों में 3 श्रेणियां शामिल है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो ये तीनों में सबसे ज्यादा विकसित कौन होता है? टेरिडोफाइटा। तो इसलिए विकसित बीज रहित पौधा का समूह जो है टेरिडोफाइटा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनावृत या नग्न बीजी कौन होता है? तो इसका आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। देखिए मतलब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बीज पाया जाता है, उसको तो हम फेनरोगेम्स कहते हैं। फेनरोगेम्स 2 प्रकार का होता है, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जो होता है अनावृत बीजी या नग्न बीजी होता है, ठीक है, और एंजियोस्पर्म जो है आवृत बीजी या अनग्न बीजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर साइकस तथा पाइनस किस समूह के उदाहरण है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। ये भी जिम्नोस्पर्म के ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन है? इसका आंसर होगा सिकोया सेम्पर वीरेंस। सिकोया सेम्पर वीरेंस ये पौधा जो है दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है और इसका लंबाई लगभग 120 मीटर औसतन होता है। 25 नंबर में कह रहा है एंजियोस्पर्म को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा आवृत बीजी। मतलब एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें जो बीज होता है वो फलों के आवरण से ढका हुआ रहता है। 26 नंबर में है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना कैसे जीव है? तो ये एक कोशिकीय जीवों का उदाहरण है। ये तीनों किस प्रकार के जीव हैं? एक कोशिकीय जीव है। अब देखिए यहाँ से कुछ और क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकता है। अमीबा की आकृति कैसी होती है? अनिश्चित। पैरामीशियम की आकृति कैसी होती है? चप्पल जैसी। और कौन सा जीव है जो कौन सा एक कोशिकीय जीव है जो सबसे लंबे समय तक जीवित रहता है? तो इसका आंसर होगा यूग्लिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर बहुकोशिकीय जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा 10। बहुकोशिकीय जीवों को 10 भागों में बांटा गया है। 28 नंबर है किस समूह के जीवों के शरीर के सतह पर ऑस्टिया नामक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जगत के जो जीव होते हैं उनके शरीर के सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको ऑस्टिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉरीफेरा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? तो इसका आंसर होगा स्पंज। ये एक जीव है जो पॉरीफेरा का सबसे अच्छा उदाहरण है। 30 नंबर है किस समूह के जीव के मुख के चारों ओर स्पर्शक नामक धागे के समान रचना पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा सिलेंटरेटा। इसमें जो है स्पर्शक के रूप में स्पर्शक नामक अंग जो है धागे के समान होती है जो इसके मुख के चारों ओर पाई जाती है। इसी के माध्यम से अपने भोजन को ये ऑब्जर्व करते हैं। चलो वेटिंग फॉर लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे किस जीव में अमरत्व का गुण पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रा। ये एक जीव है हाइड्रा जिसमें अमरत्व का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा रीफ कौन है? तो इसका आंसर होगा ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा रीफ है जो एक विशेष प्रकार का सिलेंट्रेटा जीव है जिसका नाम है मूंगा। मूंगा से इसका निर्माण हुआ ग्रेट बैरियर रीफ का। 33 नंबर में पूछा जा रहा है किस समूह के जीवों में उत्सर्जन के लिए फ्लेम कोशिकाएं पाई जाती है? तो देखिए इसका आंसर होगा प्लेटीहेलमिन्थेज। प्लेटीहेलमिन्थेज में अगर देखा जाए तो फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा जो है इसमें मतलब उत्सर्जन का काम जो है किया जाता है प्लेटीहेलमिन्थेज में। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेटीहेलमिन्थेज के मुख्य उदाहरण कौन कौन से हैं? तो प्लेटीहेलमिन्थेज के अगर उदाहरण की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे फैसियोला इसका एक प्रमुख उदाहरण है।
या फिर आगे चले तो इसके प्रमुख उदाहरण में चपटी कृमि को भी शामिल किया जाता है। और आगे चले तो 35 नंबर क्वेश्चन है, किस समूह के जीवों में प्रोटोफिडिया द्वारा उत्सर्जन का काम जो है किया जाता है, यानी प्रोटोफिडिया जो होता है उपस्थित उसमें उत्सर्जन के लिए। तो इसका आंसर होगा स्केलमिंथिज। स्केलमिंथिज के जो जीव होते हैं उसमें प्रोटोफिडिया पाया जाता है उत्सर्जन के काम को संपन्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में 4 जोड़ा हृदय पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा केंचुआ, जो एनिलिडा का एक प्रमुख एग्जाम्पल है। 8 गो हृदय उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, एनिलिडा में किस अंग द्वारा उत्सर्जन होता है? तो आपको बता दे, एनिलिडा में उत्सर्जन के लिए ब्रिक डेवलप होता है, यानी इसमें किडनी के द्वारा उत्सर्जन का काम जो है एनिलिडा में किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, तिलचट्टा, केकड़ा, खटमल तथा विभिन्न प्रकार के कीटों को किस समूह में रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑर्थोपोडा। क्या आंसर होगा? ऑर्थोपोडा जो है इसमें शामिल किया जाता है सबको। 39 नंबर क्वेश्चन है, तिलचट्टा के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? तो इसका आंसर होगा 13। तिलचट्टा के एक हृदय में 13 गो चैम्बर होता है। 40 नंबर का रहा है कि कीटों में कितने जोड़ी पैर और कितने जोड़ी पंख पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा, देखिए, कीटों में जो है 3 जोड़ी पैर होते हैं और कीटों में 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। हम बार बार कहते हैं कि आप तितली के एग्जाम्पल से बढ़िया से इसको समझ सकते हैं, जो एक विशेष प्रकार का कीट है। तो इस प्रकार 40 क्वेश्चन क्लियर किए और लगभग 40 क्वेश्चंस बाकी है, तो आइए देखते हैं उसको भी। तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे इससे 41 नंबर में हम पॉइंट ही बना के लिख दिए हैं ये 5 बीमारियों के बारे में। हालांकि इससे 5 क्वेश्चन अलग अलग क्रिएट हो सकता है। कीटों द्वारा संचालित होने वाला रोग, और देखिए इसमें 5 कीटों का नाम लिखा गया है और ये 5 कीटों के द्वारा कौन कौन सा रोग संचरित होता है, यानी कौन कौन से रोग के ये वाहक हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो मादा एनोफिल्स जो होती है मलेरिया रोग की वाहक होती है। मादा क्यूलेक्स जो होती है ये फाइलेरिया बीमारी की वाहक होती है। एडिस मच्छर से डेंगू रोग होता है। सैंड फ्लाई जो है ये वहन करती है कालाजार बीमारी का। खटमल के कारण चागास रोग होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, किस समूह के जीवों के शरीर पर हमेशा कवच उपस्थित होता है? तो इसका आंसर होगा मोलस्का। इसी के एग्जाम्पल में आपको बताए थे, सीप हुआ या फिर ऑक्टोपस हुआ या फिर उसमें जो घोंघा वगैरह होता है उसको मोलस्का बोलते हैं, जिसके शरीर पे हमेशा कवच उपस्थित रहता है। 43 में कह रहा है, किस जीव में स्याही ग्रंथि पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा कटल फिश। कटल फिश एक ऐसे जीव का नाम है जिसमें स्याही ग्रंथि पाया जाता है, जो जल में स्याही छोड़कर जल को रंगीन बना देती है, जिसके फलस्वरूप वो अपने शत्रु से बच पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 में, किस समूह के जीवों के त्वचा में जहां तहां कांटे निकले होते हैं? तो कांटे को इंग्लिश में इकाइनोडर्म कहते हैं। तो ये समूह का ही नाम इसी आधार पर रखा गया है, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह के जीव में नोटोकार्ड तो उपस्थित होता है लेकिन तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉर्डेटा। यानी प्रोटोकॉर्डेटा जो है इसमें नोटोकार्ड तो पाया जाता है लेकिन तंत्रिका तंत्र उपस्थित नहीं होता, यानी नर्व सिस्टम इसमें नहीं पाया जाता है। 46 में कह रहा है, किस समूह के जंतुओं में नोटोकार्ड और तंत्रिका तंत्र दोनों पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा कॉर्डेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, कॉर्डेटा समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है? इसका आंसर होगा 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया, 5 वर्गों में इसको बांटा गया कॉर्डेटा समूह को। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में किसका शरीर असमतापी होता है? तो देखिए पिसीज का जो शरीर होता है वो तो मतलब असमतापी होता है। एम्फीबिया का भी असमतापी होता है। ये दोनों का शरीर असमतापी होता है और इसका कारण यह है क्योंकि ये दोनों अपने शरीर के टेम्परेचर को मौसम के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, बदल पाते हैं, इसलिए असमतापी माना जाता है। 49 नंबर में कहा जा रहा है, एवीज और मैमेलिया का शरीर जो होता है समतापी या असमतापी? तो इसका आंसर होगा समतापी, इसलिए क्योंकि अपने शरीर का टेम्परेचर को बदल नहीं पाते हैं, हमेशा एक समान रहता है, इसलिए समतापी कहेंगे हम लोग। 50 नंबर पूछा जा रहा है, मछलियों में पाया जाने वाला प्रमुख श्वसन अंग कौन है? तो इसका आंसर होगा गिल्स। गिल्स जो है सबसे प्रमुख श्वसन अंग है मछलियों का। मत्स्य के हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा 2। मछलियों के हृदय में केवल 2 ही चैम्बर होता है। 52 क्वेश्चन नंबर आप आइए, यहाँ पे कह रहा है सबसे बड़ी मछली कौन है? तो इसका आंसर होगा व्हेल, शार्क।
अगर सबसे छोटी मछली की बात किया जाए तो हम आपको बताए ही थे, सबसे छोटी मछली जो है ड्वार्फ गोबी होती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मछली पूछा गया है व्हेल शार्क होगा, जिसकी लंबाई जो होती है ये लगभग 18.5 मीटर के आसपास में होता है। 53 में कह रहा है शार्क लिवर ऑयल में, मतलब शार्क जो मछली है इसके लिवर ऑयल में, लिवर के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। इसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। कॉड लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। कॉड, डी इसमें है, विटामिन डी पाया जाता है। 55 में देखिएगा निम्नलिखित में किसे उभयचर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा एम्फीबिया, क्योंकि इस वर्ग के जो जीव होते हैं जल और स्थल दोनों पे रहते हैं, इसलिए इसको उभयचर कहा जाता है। 56 में कह रहा है मेढक के हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा 3। मेढक के हृदय में 3 वेश्म उपस्थित होते हैं। 57 में ये मेढक की ग्रीष्म निष्क्रियता को क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें एस्टिवेशन। मेढक गर्मी के मौसम में निष्क्रिय हो जाता है, जिसको एस्टिवेशन कहा जाता है। और मेढक की जो शीत निष्क्रियता है इसको हाइपरनेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, किस समूह के जीवों का शरीर समतापी तथा असमतापी दोनों होता है? तो इसका आंसर होगा रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर समतापी होता है और कुछ जीवों का शरीर असमतापी भी होता है। 60 नंबर का आ रहा है किस छिपकली को उड़न छिपकली के नाम से जानते हैं? इसका आंसर होगा ड्रैपो। ये एक छिपकली का नाम है ड्रैपो, जो उड़न छिपकली कही जाती है। 62 नंबर है बिल में रहने वाली एकमात्र छिपकली कौन है? तो इसका आंसर होगा मेबुया। ये एक ऐसी छिपकली है जो बिल में रहती है। विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन है? तो इसका आंसर होगा हीलोडर्मा। ये जहरीली छिपकली है, दुनिया की एकमात्र जहरीली छिपकली हीलोडर्मा। तो इस प्रकार 62 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए। टोटल हमें लगभग 85 क्वेश्चंस देखना है। तो आइए देखिए कुछ और क्वेश्चंस को। अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन है? इसका आंसर होगा हाइड्रोफिश, और यह एक समुद्री सांप होता है जो सबसे जहरीला सांप है। 64 नंबर में कह रहा है नाग के विष से कौन सा औषधि प्राप्त होता है? तो एक विशेष प्रकार का औषधि है जिसका नाम है न्यूरोटॉक्सिन, और ये जो न्यूरोटॉक्सिन नामक औषधि है नाग के विष से प्राप्त किया जाता है। 65 नंबर का आ रहा है विश्व का सबसे बड़ा और सबसे भारी सांप कौन है? तो देखिए अजगर में एक विशेष प्रकार का अजगर होता है जिसका नाम है एनाकोंडा। एनाकोंडा अजगर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी सांप है। 66 नंबर का है रेप्टिलिया में श्वसन किस अंग द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा फेफड़ा। यानी रेप्टिलिया वर्ग के भी जो जंतु होते हैं वो फेफड़ा से ही सांस लेते हैं। 67 में कह रहा है पक्षियों के हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 4। पक्षियों के हृदय में भी 4 वेश्म पाया जाता है। 68 में देखिएगा पक्षियों का प्रमुख श्वसन अंग कौन है? तो इसका आंसर होगा फेफड़ा। ये 69 में कहा जा रहा है क्या पक्षियों में यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है? इसका आंसर होगा नहीं। पक्षियों में यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम जो है नहीं पाया जाता है। 70 नंबर कह रहा है कि न उड़ सकने वाले पक्षी कौन है? तो एक पक्षी है जिसका नाम है शुतुरमुर्ग। ये सबसे बड़ी पक्षी का उदाहरण है, और ये इतनी बड़ी और इतनी भारी होती है कि इससे उड़ा नहीं जाता। शुतुरमुर्ग है, ठीक है। एमू एक पक्षी का नाम है। एक पक्षी कीवी है, ये न उड़ सकने वाले पक्षी है। सबसे छोटी पक्षी कौन है? तो इसका आंसर होगा हमिंग बर्ड। ये सबसे छोटी पक्षी का उदाहरण है। 72 नंबर का रहा सबसे तीव्रतम पक्षी। तो इसका आंसर होगा अबाबिल। ये सबसे तीव्रतम पक्षी है जिसको इंग्लिश में स्विफ्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 स्तनधारियों के हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा 4। 74 है स्तनधारियों का प्रमुख श्वसन अंग कौन है? तो देखिए स्तनधारी भी फेफड़ा द्वारा ही सांस लेते हैं, यानी फेफड़ा ही है। 75 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन मैमेलिया वर्ग का एक भाग है? तो प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया, तीनों मैमेलिया वर्ग का ही भाग है, तो इसलिए आंसर होगा इनमें से सभी। 76 में कह रहा है कि सर्वाधिक रक्त तापमान वाला स्तनधारी कौन है? तो इसका आंसर होगा बकरी। बकरी के ब्लड का टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। 77 में कह रहा है सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? तो इसका आंसर होगा नील व्हेल। ये मछली नहीं बल्कि स्तनधारी और सबसे बड़ी स्तनधारी है। 78 में कह रहा है सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन है? तो इसका जो है इसका आंसर होगा स्थलीय स्तनधारी की बात कर रहा है तो अफ्रीकन हाथी। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन है? अफ्रीकन हाथी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है 79 में सबसे लंबा स्तनधारी कौन है। तो देखिए सबसे लंबा स्तनधारी जो होता है वो है जिराफ। जिराफ को सबसे लंबा स्तनधारी माना जाता है। 80 नंबर में कह रहा है सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी कौन है। तो इसका आंसर होगा चीता। चीता एक ऐसा स्तनधारी है जो सबसे फास्ट दौड़ता है। 81 में कह रहा है सबसे अधिक आयु तक जीवित रहने वाला स्तनधारी कौन है। तो इसका आंसर होगा कछुआ। यह एक ऐसा स्तनधारी है जो लगभग 150 वर्षों तक जीवित रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम गर्भाधान काल वाला स्तनधारी कौन है। तो इसका आंसर होगा अमेरिकन आयोसम। ये एक जीव है, स्तनधारी है ये भी, अमेरिकन आयोसम, जिसका गर्भाधान काल सबसे कम दिन का होता है। ठीक है, इसका गर्भाधान काल लगभग 12 से 13 दिन का होता है। 10 से 13 दिन में ये बच्चे को जन्म दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक गर्भाधान काल वाला स्तनधारी। तो इसका आंसर होगा हाथी। लगभग 609 दिन का गर्भाधान काल होता है, जो लगभग 20 महीने होता है। 84 नंबर लास्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है सबसे तेज जननकर्ता कौन है, रिप्रोडक्शन करने वाला। तो इसका आंसर होगा ग्लाउकोमा। ये ग्लाउकोमा जो है एक विशेष प्रकार के प्रोटोजोआ का नाम है। ये एक प्रोटोजोआ है जो सबसे तेज जनन करता है। और इसकी बात किया जाए तो देखिए 1 घंटे में 6 पीढ़ियों का ये निर्माण कर डालता है। यानी 1 घंटे में 6 पीढ़ी से उत्पन्न हो जाता है। इतना तेज ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इसमें होता है। तो इस प्रकार ये जो तीसरा चैप्टर था जीवों में विविधता यानी डिस्क्रिमिनेशन इन एनिमल्स, उससे हम लोग टोटल 84 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी क्लास 9 के बायोलॉजी का चौथा चैप्टर, और वो है स्वास्थ्य एवं रोग यानी हेल्थ एंड डिजीज। उसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।